वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहती हूँ। शहरियार, जैसे कि मैं प्रोग्राम के आगाज में ही बात कर रही थी, हमारा आज का प्रोग्राम बहुत खास है। खास तौर पर बहैसियत कौम हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि प्रोग्राम के आगाज में मैंने जैसे कि कौमी खुद इन्हसारी का जिक्र किया था, तो सीबीडी जैसे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जिसे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, ये पंजाब को कमर्शियल हब बनाने का एक मंसूबा है जो कि स्मार्ट, क्लीन और ग्रीन हाउसिंग और कारोबारी सरगर्मियों का मरकज होगा। इसका पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना होगा और सबसे अहम बात इसमें यह है कि इसमें मुल्क का 1 रुपया भी इन्वॉल्व नहीं होगा। ये मंसूबा अपना कैपिटल खुद जनरेट करेगा। और शहरियार, ये एक बैनुल अक़वामी मॉडल का मेरा ख्याल है मंसूबा है जो कि पाकिस्तान के लिए काफी फायदेमंद होगा। और दुनिया में हर मुल्क ने अपनाया हुआ है ये मंसूबा। हर मुल्क के किसी ना किसी शहर में एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है जो इस शहर के लिए रेवेन्यू जनरेट करता है। पाकिस्तान में अभी ये पंजाब तक महदूद है। इस पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए मैं शुक्रगुजार हूं मोहम्मद उमर साहब की, जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमर्शियल सीबीडी हैं इस मंसूबे के, और इसके साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे हमारे सीनियर रिपोर्टर अली शहराज। अली, आपको भी प्रोग्राम में मैं खुश आमदीद कहती हूँ। सबसे पहले उमर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस हवाले से, हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये पंजाब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है क्या? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन योर प्रोग्राम। ये सीबीडी, जिसे आपने खुद ही बताया, एक ग्लोबल फिनोमेना है और दुनिया के हर एक अच्छे शहर में एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मौजूद होता है जो कि एक फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल हब होता है। वहां से बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट होती हैं। पाकिस्तान के अंदर ये थोड़ा सा लेट आया, लेकिन इंशाल्लाह अब स्टार्ट हो गया है। पंजाब में लाहौर इन पर्टिकुलर के अंदर हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एक अथॉरिटी बनाई गई थी जिसका नाम है पंजाब सेंट्रल बिजनेस डेवलपमेंट अथॉरिटी, और उसको हम सीबीडी पंजाब भी कहते हैं। इसको बनाने का मकसद यही था कि जो हमारे यहाँ पे बैरन लैंड पंजाब में मौजूद है, लाहौर में इन पर्टिकुलर स्टार्ट करते हुए, उसको किसी तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां पे ऐसी की जाए जिससे प्रोविंस को और कंट्री को रेवेन्यू जनरेशन हो सके और बहुत सारी जॉब क्रिएशन हो सके। तो हमने अपने जो पहला मंसूबा था उसको आगाज हमने किया था 2021 के एंड में, जिसके तहत हमने वहां पर कुछ मास्टर प्लानिंग करने के बाद कुछ प्लॉट्स की नीलामी की, वहां पर ओपन ऑक्शन की, जिसके तहत हमने तकरीबन 21 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। उसके बाद हमने मजीद कुछ प्लॉट्स वहां से हमने निकाले और हमने वहां से तकरीबन 34 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। सो इन टोटलिटी हमने मोर और लेस 56 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया इन द लास्ट 1.5 years। और अब वहां पर इंशाल्लाह काम भी जो है ना वो शुरू हो चुका हुआ है। अच्छा, तो उमर साहब, वैसे इस प्रोजेक्ट को बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? क्या मौजूदा अथॉरिटीज के पास वो एक्सपर्टीज नहीं थी? जी, कुछ ऐसा ही है। असल में सीबीडी के अंदर ना बहुत सारे हाई राइज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है ना वो काम करती है। वहां पर हमारे पास जो एग्जिस्टिंग अथॉरिटीज है वहां पर हाई राइज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्सपर्टीज बहुत कम है। उसके लिए डेडिकेटेड इदारे, डेडिकेटेड अथॉरिटी को बनाया गया जिसका कोर पर्पज ये है कि जो हाई एंड स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वहां पे पाकिस्तान के अंदर डेवलप किया जाए। और इसी तहत एक सेपरेट अथॉरिटी बनाई गई जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक होल्डर्स जो इन्वॉल्व हैं, जो कि एम्प्लॉइज भी हैं, उनका कोर एक्सपर्टीज जो है ना वो इस किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस रखते हैं वो। अच्छा, ठीक है उमर साहब, इस मंसूबे में हाई राइज बिल्डिंग की, जैसे कि आप खुद भी बात कर रहे थे, मेन अट्रैक्शन है इसमें 750 फीट मेरा ख्याल है इसकी पूरी हाइट है। क्या इस बात को मुकम्मल तौर पर जांचा गया है कि पास ही एयरपोर्ट मौजूद है और कोई भी ऐसा मसला सामने पेश ना आया? ऐसा मुमकिन हो पाएगा? ये अप्रूवल जो होता है ना हाइट का, ये सिविल एविएशन के से लिया जाता है अप्रूवल। तो सिविल एविएशन जब तक इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, वो अपना कंसेंट नहीं देती, उस वक्त तक इसमें आप हाइट पे नहीं, एक पर्टिकुलर हाइट पे आप नहीं जा सकते। ये जो पूरी स्ट्रेच है यहाँ पर डिफरेंट हाइट्स की पैरामीटर्स हैं। हमारे पास मैक्सिमम हाइट जो है वो 750 फीट की है। अच्छा। और जो लोएस्ट हाइट है हमारे पास वो हमारा 300 फीट की है। जो हमने रिसेंटली जो 2 ऑप्शंस में हमने प्लॉट की नीलामी की थी उसमें से हमने की स्टार्ट 500 फीट से थी, बाद हमने सिविल एविएशन से उस पर एक एरोनॉटिकल स्टडी करवाई गई जो कि एयरपोर्ट का फनल एरिया को देखते हुए वहां पे हाइट की रिस्ट्रिक्शंस को तैनात किया जाता है। फिर वो एरिया पे 750 फुट की हाइट की अप्रूवल हमें मिल गई। वहां पर जो सेकंड नीलामी हमने की थी उसके जो प्लॉट्स है वो 400 फुट की हमारे पास अप्रूवल है उसकी, एंड दैट टू इज फ्रॉम सिविल एविएशन अथॉरिटी। सही। तो उमर साहब, ये जो जमीन है ये पहले इसमें से कुछ एरिया जो था वो सिविल एविएशन अथॉरिटी या वॉल्टन एयरपोर्ट का था,
तो वो भी इसके अंदर शामिल हो गया। तो इसमें हमको कुछ अर्से पहले खबर आई थी कि इनको पूरे के पूरे जो वॉल्टन एयरपोर्ट पे वहाँ पे कुछ और प्राइवेट क्या कहते हैं वो थे बिजनेस वेंचर्स थे फ्लाइंग से रिलेटेड, उनको कोई नई जगह दी जा रही थी। तो ये मामला सारा हल हो चुका है? कल को कोई ऐसे तो नहीं होगा कि कोर्ट आएगा और हाई कोर्ट आएगा और कहेगा कि भाई इस पे स्टे है, इस पे इश्यूज आ रहे हैं? अभी मास्टर प्लान लाहौर भी जो है वो उन्होंने निकाला और उसके कुछ अर्से बाद ही जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया। अच्छा सर, ये जो एरिया है कम्प्लीटली इनकमरेंस फ्री है, इसमें कोई किसी किस्म की कोई लिटिगेशन नहीं है। सिविल एविएशन का कुछ जमीन थी इसमें थी और कुछ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जमीन थी। सिविल एविएशन के जो जमीन के ऊपर जो फ्लाइंग क्लब्स थे उनके लिए हमने 500 एकड़ की जमीन मुरीदके में उनको हवाले कर दी गई है। अब वहां पर वो फ्लाइंग क्लब मूव कर जाएंगे। इस वक्त यहाँ पे फ्लाइंग की इजाजत तो बिल्कुल भी नहीं थी। ऑलरेडी यहाँ पर एक इंटरनेशनल एविएशन ने एक इशू उठाया हुआ था कि आपने शहर के अंदर से आप जहाँ से जहाज उड़ा रहे हो लेकर, विच इज वेरी डेंजरस इन टर्म्स ऑफ के आसपास आबादी है सारी की सारी। तो ये तो मामला कुछ साल डेढ़ पहले ही सॉल्व हो गया हुआ था और अभी इस वक्त किसी किस्म की कोई लिटिगेशन नहीं है इसके ऊपर। सिविल एविएशन को उनकी जगह भी मार्क कर दी हुई है, दे दी गई, उनके हवाले कर दी गई 500 एकड़ की जमीन। अच्छा अली, आप भी इस प्रोजेक्ट के हवाले से आपने भी कुछ डिटेल्स वगैरह इकट्ठी की हैं, आप वो भी हमसे शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। ये मंसूबा तो क्योंकि तमाम तरक्याती जो ममालिक होते हैं उसमें ऐसे ही बुलंद इमारतों का जो है मंसूबा तैयार किया जाता है, लेकिन माजरत के साथ लाहौर शहर जो है ना पहले से ही बहुत आलूदा शहर जो है वो करार दिया जाता है और यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होती है। ये बिल्कुल शहर के हब के अंदर, मतलब एक शहर जहाँ पे वैसे ही आबादी बहुत ज्यादा है उसी हब के अंदर एक कमर्शियल इमारतें खड़ी करने जा रहे हैं जिसको आप, ये वाल्टन का एरिया है, ये कलमा चौक से होता हुआ वाल्टन तक ये एरिया जाता है और ये तमाम एरिया के सराउंडिंग आबादी ही आबादी है और ये अच्छा खासा ग्रीन एरिया था जो आप वक्त वो ड्राई हो जाएगा, वहां पे बिल्डिंगें खड़ी हो जाएंगी। एक तो ये बड़ा इसके अंदर सब्जेक्ट है। दूसरा ये खाली जो सीबीडी में था जो बुलंद इमारतें बनानी थी वो खाली यहाँ नहीं बनानी थी, इसके साथ वहादत रोड का भी एक एरिया इन्होंने डिफाइन किया था, वहां पर अभी तक काम क्यों नहीं शुरू हो सका, ये उमर साहब इसका जवाब बेहतर दे सकेंगे। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि इतनी जो वहां पर कमर्शियल हब होगा, लाहौर शहर के अंदर सर्दियों के अंदर तकरीबन 650 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है, गर्मियों में ये 1000 मेगावाट पे चली जाती है। तो ये जो इतना कमर्शियल हब के अंदर जो बिजली जो इस्तेमाल होगी वो कहाँ से आएगी? वो इतना जो बड़ा सब्जेक्ट है लोड शेडिंग इस टाइम जो है वो हमारा लिए अजाब बनी हुई है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? कोई बिजली किस तरह से पैदा करेंगे? अभी तक वो भी कोई चीजें डिफाइन नहीं, क्या सारा कुछ सोलर पे होगा या कोई और इसका निबल बदल जो है इसको इस्तेमाल किया जाएगा? इन सारी चीजों के जवाब जो है बहुत जरूरी हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर इन्होंने जो प्लॉट्स कटिंग की हैं, मेरे ख्याल में शायद 110 के करीब ये प्लॉट्स हैं जिसमें से अभी तक सिर्फ 12 प्लॉट्स जो है वो सेल आउट हुए। क्या वजह है कि लोग इसके अंदर इंटरेस्ट क्यों नहीं ले पा रहे? और इसके साथ साथ ये भी जो जवाब है इसका वो भी बहुत जरूरी है कि यहाँ पे जो कमर्शियल हब बनेगा उसकी जो सेलिंग है वो क्या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है वहां पे कि लोग उसको परचेजिंग के लिए इस टाइम मसला बना हुआ है? और रेवेन्यू आप किस तरह से इकट्ठा करेंगे वहां से? वैसे बहुत जरूरी सवालात हैं जो कि अली ने उठाए हैं। उमर साहब, आप इनके जवाब हम आपसे ही लेना चाहेंगे। जी बिल्कुल जी, आपने 3-4 सवाल एक साथ ही मेरे तरफ कर दिए। मैं बारी बारी उनका जवाब देता हूँ आपको। सबसे पहले तो जो हम बात कर रहे थे कि ग्रीन एरिया की, यहाँ पे पहले ग्रीनरी थी। हमने जब स्टार्ट किया था अपने काम का आगाज तो हमने ऑलरेडी उस वक्त तकरीबन 5000 ट्री सैंपल्स पे ना वो प्लांट किए थे इस एरिया के अंदर भी और बाहर भी। हमने उसके बाद PHA को, पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी को तकरीबन 5.5 मिलियन की जो के अगेंस्ट 10,000 to 12,000 प्लांट्स की जो प्राइस होती है वो हमने ऑलरेडी उनको दी हुई है। 10 कनाल का लैंड ऑलरेडी विद इन लाहौर मार्क कर दिया गया हुआ है और वहां पे इंशाल्लाह मेवाकी गार्डन्स भी वहां पे लगने जा रहे हैं। हमारी जो हमारा मास्टर प्लानिंग है वो हमने बट लीड सर्टिफाइड किया हुआ है। व्हेन वी गो ऑन टू अ सर्टिफिकेशन लाइक लीड या एज, तो आपको इन सस्टेनेबिलिटी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। उसमें जरूरी नहीं कि आप सिर्फ ग्रीन जो है ना प्लांट्स के थ्रू ही, ट्रीज के थ्रू इसको करें। आप जो मटेरियल यूज करते हैं, आप जिस तरीके से काम करते हैं, उन सारी चीजों को एक पर्टिकुलर पॉलिसी के तहत मद्देनजर रख के काम किया जाता है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। हम बहुत कंसिडर करते हैं इन चीज को कि हमने जो भी एक्टिविटी करनी है वो बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी करनी है। तो ट्री प्लांटेशन तो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, मजीद कर रहे हैं और मजीद करते जाएंगे, नॉट जस्ट इन दिस एरिया बट ऑल्सो इन इंटायर लाहौर एंड अदर सिटीज ऑल्सो।
दूसरा सर आपने मुझसे सवाल किया था वादत का। एक प्रोजेक्ट हमने भी स्टार्ट किया है, हमें अभी तकरीबन साल, सवा साल, 1.5 साल हुआ है प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए हुए। दूसरे प्रोजेक्ट पे भी हम जा रहे हैं और उसकी प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप अच्छी प्लानिंग के साथ जाएंगे और आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ जाएंगे तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है। इमीडिएट एक चीज को लेकर जस्ट बिकॉज आपने वहां पे हाई-राइज बिल्डिंग खड़ी करनी है और आप वहां पर काम शुरू करा दें विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, वो फिर आगे लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं रहती है। दैट इज द रीजन वाई हमने उसको लॉन्ग टर्म सोचते हुए इस वक्त ऑलरेडी जो वहां पे काम चल रहा है उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया है। हमारा अपना सीवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है ताकि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सीवेज का है उसको हम मजीद चोक ना करें, ऑलरेडी चोक्ड है। जो ट्रैफिक का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिहाज से देखते हुए हमने वहां पे कलमा चौक की एक्सपेंशन पे खुद से काम शुरू किया हुआ है और इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट मंथ की एंड तक हम ट्रैफिक को 100% वहां से खोल देंगे। आपने उसके बाद से बात की थी कि इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, प्लॉट है, सॉरी सर, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से कि बिजली कैसे देंगे आप इसको? लाहौर में तो वैसे ही लोड शेडिंग बहुत रहती है। हमारा सर अपना जो है ना, वी आर वर्किंग ऑन हैविंग आवर ओन पावर सप्लाई। हमारे पास ऑलरेडी $700 मिलियन का एक प्रपोजल हमारे पास मौजूद है जो कि रिसेंटली यूएसपी के तौर पर आया हुआ है, जो कि LNG बेस्ड पावर प्लांट है और उसके अगेंस्ट जितने भी लोग वहां पे मौजूद होंगे, ऑफिसेस होंगे, बिल्डिंग्स होंगी, उनको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलेगी, ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बल्कि गैस के हवाले से भी। हम वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी काम। जी सर, ये काफी महंगी नहीं होगी आम यूनिट के हवाले से? तो ये LNG के हवाले से तो बहुत महंगी है, इम्पोर्टेड जब आप बिजली लेंगे तो बहुत महंगी पड़ेगी। फिजिबिलिटी कहती सर, हमारी जो फिजिबिलिटी है उस पर जो हमने काम किया है वो कहती है कि ये इस वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है उससे कम पे होगी सर ये। अच्छा ओके। अच्छा, जैसे वो अली भी बात कर रहे हैं कि ये लाहौर के हब में ये समांतर प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और इट इज वन ऑफ द प्राइम प्रोजेक्ट। तो जैसे कि आपने भी बात की कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी अपनी होगी, तमाम तरह आप अपना सिस्टम रख रहे हैं। चले जो करोड़ोंपति हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं वो तो इसमें इन्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन जो कम सरमाए वाले लोग हैं वो इसमें कैसे इन्वेस्ट करेंगे? देखिए जी, एवरी वॉक ऑफ लाइफ कैन पार्टिसिपेट इन अ CBD प्रोजेक्ट। मैं बताता हूँ किस तरह। एक तो जब आप इसको डेवलप करने में आते हैं तो ऑब्वियसली जो कि बिजनेस कम्युनिटी होती है वो उसमें पार्टिसिपेट करती है, फिर वो उसमें ऑफिसेज बनाती है, वो उसमें रहने की जगह बनाती है, वहां पर और क्लास भी आती है। फिर आप डिपेंड ये भी करता है कि आप किस मॉडल पे उसको आप मार्केट में लेके जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो 12 प्लॉट्स की बात की थी वो हम गए थे ओपन ऑप्शन के ऊपर। अच्छा। हमारा प्लान ये है कि हमारे कई प्रोजेक्ट्स ऐसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर मौजूद होंगे या फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में मौजूद होंगे, जिसमें एक आम शहरी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके अंदर उसका इन्वेस्टमेंट का एक सर्टेन पोर्टफोलियो उसका भी उसमें हो सकता है। तो ये सिर्फ डायरेक्ट सेल पे नहीं जाता, ये डिफरेंट वर्टिकल्स पे काम करते हैं और डिफरेंट मॉडल्स पे इस पे इन्वेस्टमेंट आती है। तो उमर साहब, ये अब रेवेन्यू की बात अली शिराज ने की थी, कैन यू ब्रीफ अस ऑन द रेवेन्यू मॉडल? हुकूमत को इससे क्या क्या फायदे होंगे? और जो एक उन्होंने बात की कि 110 प्लॉट्स अभी अपने काटे में हैं और उसमें से अभी तक 12 प्लॉट जो सेल हुए हैं, इज दैट पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटेजी या फिर अभी जो है वो इंटरेस्ट कम है? It's part of the strategy. We cannot go with the direct sale open auction every time. It has to go different revenue streams के थ्रू जाना चाहिए इसको, ताकि उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट और डिफरेंट कम्युनिटी के लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सके। अभी हमारी जरूरत थी कि एग्जिस्टिंगली हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फेज 1 का, कलमा चौक का और जो अंदर दूसरी रिक्वायरमेंट्स है उस पर काम करें। क्योंकि ये एक सेल्फ सस्टेनेबल इदारा है, हम अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करते हैं, तो हमने उसको टारगेट इस तरह किया हुआ है कि हमने जितना रेवेन्यू जनरेट करना है दैट इज मेंट टू वर्क ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज राइट नाउ इन प्रोसेस। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फेज में जाएंगे, इसमें हमें मजीद रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट होगी तो हम भी मजीद मॉडल स्पेस को लेके चलेंगे, मार्केट में लेकर आएंगे। अच्छा, इसमें लाहौर के गिरदोनवा में अगर बात की जाए उमर साहब, तो बहुत सारा एरिया पड़ा था जहां पे आप इसको प्रोजेक्ट को शुरू करते। ये लाहौर के अंदर तो एक तो ट्रैफिक वैसे ही अनकंट्रोल्ड है और यहाँ पर अगर ये मेन हब बन जाएगा, आप ठीक है नो डाउट अंडरपास बना रहे हैं CBD के अंदर जाने के लिए, लेकिन ओवरऑल जो आप कलमा चौक की बात करते हैं, आप गुलबर्ग की बात करते हैं जहां से आपने को एंट्रेंस देनी है, वहां पे तो वैसे ही ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज्यादा है।
जब ये अंदर पूरा कमर्शियल हब बन जाएगा, ठीक है, आप अंदर पार्किंग प्लाजे बना रहे हैं, वो गाड़ियां खड़ी करने के लिए, लेकिन उन गाड़ियों ने कहीं ना कहीं से तो अंदर जाना है। उसके लिए आपने शहर का यही हिस्सा क्यों चूज किया? पहली बात तो यह है कि सिविल एविएशन के मुताबिक आपको बहुत सारी जगहों पे हाई राइज बिल्डिंग बनाने की परमिशन नहीं दी है, क्योंकि जो वाल्टन साइड है वहां पे आप उसको ऊंचाई पे ले जा ही नहीं सकते। ठीक है, 750 फीट पे आप अगर यहाँ पे प्लाजा खड़ा करते हैं तो वो गुलबर्ग वाली साइड पे ही खड़ा होगा, कलमा चौक वाली साइड पे ही खड़ा होगा, और जो एयरपोर्ट वाली साइड है वहां पे लाजमी बात है कि उसकी इतनी ऊंचाई नहीं होगी। तो ये एरिया इतना खास था नहीं जिसको आपने इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया। अगर आप साउंडिंग एरिया कोई बंद रोड के पास या रिंग रोड के पास इसको कहीं सॉर्ट आउट करते तो मेरे ख्याल में लोगों के लिए ज्यादा वैल्यूएबल होता कि रिंग रोड पे चढ़ते और लोग कमर्शियल हब में चले जाते। सर, आप बात कर रहे हैं कि ट्रैफिक के हवाले से इस चीज को आप देख रहे हैं। सिर्फ आप अगर किसी भी इंटरनेशनल सीबीडी मॉडल को उठा लेंगे, वो हमेशा एट द सेंटर ऑफ द सिटी होता है। उसकी रीजन क्या होती है कि एनी इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटी और एनी पार्टी हुज कमिंग इन, वेदर डोमेस्टिक हो कि इंटरनेशनल हो, उसको चाहिए होती है लोकेशन सेंट्रलाइज, ताकि ईज क्यों चाहिए होती है, ताकि जो आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज है उनके लिए आना वहां पे आसान हो। तो ये एरिया जो था, जब इसकी प्लानिंग हो रही थी, उस वक्त ये एरिया सबसे वायबल बनता था फॉर अ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इन पर्टिकुलर। तो इसलिए इस एरिया को मार्क किया गया था। सिविल एविएशन में जो हमें इसकी हाइट, आप जो बात कर रहे थे हाइट दी हुई है, वो इस पूरी बेल्ट में हाइट वेरी करती है बिकॉज ऑफ दी सिविल एविएशन ने जो उसको मैपिंग करके हमें दिया था एरोनॉटिकल स्टडी के बाद। तो इसमें जरूरी नहीं कि सारे हाई राइज हो, मिड राइज भी इसमें स्ट्रक्चर्स मौजूद है। इसमें ऐसे स्ट्रक्चर भी होंगे जो कि 250 से 300 फुट तक भी होंगे, और ऐसे होंगे जो 750 फुट तक भी जाएंगे। तो दैट वेरीज। आउट ऑफ सिटी को लेके जाना जो है ना एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को, वो बिजनेस वाइज वायबल नहीं बनता। तो इसमें रिहायशी जो एरिया है वो कितना आपने डिजाइन किया है कि कितने लोग अकोमोडेट होंगे जिनके घर वहां पे बन सकेंगे? रिहायशी एरिया कितना है, कमर्शियल एरिया कितना है, और इसके अंदर आपने जो माहौल को बेहतर बनाने के लिए जो ग्रीन एरिया की कैपेसिटी है वो कितनी रखी हुई है? अगर आप बाबे पाकिस्तान, दो उसके एरियाज है, एक वाल्टन वाली साइड है और एक बाबे पाकिस्तान वाली साइड है। अगर बाबे पाकिस्तान वाली साइड पे आप देखें तो वहां पर हमने तकरीबन 40% एरिया जो है ना वो रखा हुआ है कंस्ट्रक्टेबल, विच इंक्लूड्स द रोड्स ऑल्सो, और उसके अंदर रिहायशी एलिमेंट जो है ना वो तकरीबन 15% है। जब आप बात करेंगे इस वाली साइड की, वाल्टन वाली साइड की बात करेंगे, उसको फोकस किया गया मिक्स यूज कमर्शियल के ऊपर। मिक्स यूज कमर्शियल में रेजिडेंशियल एलिमेंट भी आता है, उसके अंदर कमर्शियल एलिमेंट भी आ जाता है। आप यूँ समझे कि अगर मैं उसको रफली करना हूँ, 40% ऑफ द प्लेस जो स्ट्रक्चर होंगे वहां पर, उसमें आपको 40% रेजिडेंशियल एलिमेंट मिलेगा, और ये सारा वर्टिकल एलिमेंट है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो अपार्टमेंट लिविंग पे फोकस किया गया है यहाँ पर ज्यादा। ठीक है उमर साहब, आप साथ रहिएगा, गुफ्तगू के सिलसिले को हम मजीद भी आगे बढ़ाएंगे भी। एक छोटी सी ब्रेक से हम वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रॉपर्टी प्लास। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहती हूँ। उमर साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे। जी उमर साहब, हमारी स्टॉक मार्केट भी कुछ दिन पहले क्रैश कर गई और हमारी इकोनॉमी कैसी है हम सबको पता है। तो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी चल रही है, इकोनॉमी भी साथ साथ मसाइल का शिकार है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो ही यहाँ पर नहीं टिकते हैं, तो जो यहाँ के लोकल हैं आप उनको कैसे लेकर आएंगे? और क्या ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए भी कोई आप लोगों ने इसमें कोई प्रोजेक्ट रखा है? देखिए जी, डेफिनेटली पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री जो है ना वो मैटर करती है। सो जो एक चीज में आपकी एफर्ट लग रही थी, लेट्स से हाइपोथेटिकली 20%, तो अब वो एफर्ट लगेगी 60%। ये चीज हमें ओवरऑल अपनी इस एलिमेंट को, पॉलिटिकल एलिमेंट को ठीक करना पड़ेगा और इसको कंसिडर करना पड़ेगा कि हमें इसको किस तरीके से इम्प्रूव करना है। हाउएवर, चूंकि एक प्रोजेक्ट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट किसी भी कंट्री के अंदर जब वो डिलीवरी दे रहा होता है और जब वो काम एक ईज टू बिजनेस दे रहा होता है, तो इन्वेस्टर फर्स्ट मूवर एडवांटेज जरूर लेता है उसके अंदर। दैट इज द रीजन वाई हमारे पास जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, जिसके अंदर कुछ कोलैबोरेशन इंटरनेशनल भी है, वो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर। तो हमारी सेकंड ऑप्शन हुई थी, उस वक्त भी पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी टर्मोइल के अंदर थी। नेवरदलेस हमने 100% जो है ना सक्सेस के ऊपर वो ऑप्शन कंडक्ट भी की थी। अच्छा, प्रोजेक्ट सारे हमारी ऑलरेडी। उमर साहब, मुझे ये बताएं कि आपकी जो फीजिबिलिटी, अपनी प्री फीजिबिलिटी स्टडी की, मार्केट को आपने देखा होगा,
अभी गुलबर्ग हमारा CBD तो साथ है, गुलबर्ग हमारा मेन कमर्शियल एरिया है इस टाइम पे लाहौर का। मोस्ट ऑफ द बिजनेस जो एक्टिविटीज होती हैं वो उधर से होती हैं। मेन जो कंपनीज हैं वो उन्होंने वहाँ पे हेडक्वार्टर्स बनाए हुए हैं। वहाँ पे मैं कुछ अपना एक मैंने एनालिसिस किया तो वहाँ पे अभी भी स्टिल काफ़ी ज़्यादा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, जो ऑफिस स्पेसेस हैं, खाली पड़ी हुई हैं। और दूसरी जो हमें साइड पे जो स्टोरी आती है वो ये है कि जो सीवरेज के इश्यूज हैं वो वहाँ पे जो है वो चोक्ड होना शुरू हो गए हैं, बिकॉज वो हाई राइजेस बन रही हैं और नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इन चीज़ों को जो है वो अपने जो सवाल मेरा ये कि आपके पास वो कौन सा डाटा है जिसने ये कहा कि नहीं हमें CBD जो है वो करना बेहतर है, बजाय कि हम इस तरह फोकस करें कि जो कमर्शियल एरियाज हैं जो गुलबर्ग में ऑलरेडी बने हुए, जो ऑफिस स्पेसेस जो है वो खाली पड़ी हुई है, इनको हम जो है वो फिल करवाएं। सर सबसे बड़ा इशू जो इस तरह के लोकेशन जो आपने बताई है ना, वहाँ पे आपने खुद ही बताया इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा इशू है। पीपल हु आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इनटू अ प्लेस जहाँ पर वो अपने दफ्तर खोलना चाहते हैं, 100, 200, 300 लोगों को एम्प्लॉय करना चाहते हैं, वहाँ पर वही सारे एस्पेक्ट को देखते भी हैं। ये वो एरिया था जहाँ पे रेजिडेंस होती थी एक जमाने में, और जो उसका सीवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है या रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस बेसिस पे बना था कि वहां पर घर होंगे और घर के अंदर चंद लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। वहां पर आपने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी है जहां पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वही का वही है, तो ऑब्वियसली इसमें चौक तो होना है। हमने उन सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया हुआ है सर। हमने वहां पर सीवरेज की हमारी अपनी अलहदा लाइन जा रही है जो हडेरा तक जाएगी नॉन स्टॉप, उसमें अपनी हमारी पाइप्स जाएंगी। हम एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उसको नहीं डालेंगे। इनफैक्ट हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें को हम किसी तरीके से सपोर्ट कर सके ताकि बाकी आवाम को भी रिलीफ मिल सके। तो इसी तरह जो रोड तो इसके अंदर आप जो है वो फिर हुकूमत की LDA की या जो हमारी पंजाब की हुकूमत है उसकी फिर आप स्ट्रेटजी को और प्लानिंग को आप कैसे देखते हैं कि अभी अगर हम साथ ही CBD बना रहे हैं विच हैज ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग अ बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, तो जो साइड पे जो गुलबर्ग के अब इलाके हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वो अब क्या खाली के खाली रह जाएंगे और ये जगह आबाद हो जाएगी? सर हम तो कोशिश करेंगे, हमारी स्ट्रेटजी ये है कि इसको हमने आबाद करना है, इसीलिए हमारी प्लानिंग उसके मुताबिक हुई हुई है। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है या एग्जिस्टिंग इलाका है इसका जो कि किसी और की अथॉरिटी की जुरिस्डिक्शन में आता है, मैं उसके बारे में ज्यादा तो नहीं कह सकता। उनकी अपनी स्ट्रेटजी होगी, ऑब्वियसली वो अपने तरीके से उसको देख रहे होंगे। मैं अपनी अथॉरिटी के बारे में यही बता सकता हूँ कि इन सब चीजों को मद्देनजर रखा गया हुआ है कि हमने इसको सिर्फ बनाना नहीं है। फायर सेफ्टी के हवाले से भी जो है ना यहाँ पर, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में वो सिस्टम नहीं है हाई राइज का, और हमने देखा है बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स में जब आतिशबाजी का कोई वाकया आता है तो हमारे पास ऐसी कोई मशीनरीज भी नहीं है कि उसको कवर करने के लिए जो है इसका काम कर सके। ये तो हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, तो इसके लिए आप फायर सेफ्टी के हवाले से भी थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए कि उसके क्या इकदाम आप लोगों ने करने हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग तो इतनी बुलंद बिल्डिंग होगी, वहां से तो एग्जिट का रास्ता भी रखना बहुत मुश्किल होगा, तो उसको कैसे आप लोग जस्टिफाई करेंगे? नंबर सेकेंडली ये भी बताइएगा कि 1 साल हो गया CBD को बने हुए, अभी तक जो आपने अभी तक का जो काम है वो भी थोड़ा सा बता दीजिए कि अभी तक क्या बन चुका है और आने वाले दिनों में क्या प्लान है, क्योंकि ये CBD पंजाब है तो ये लाहौर से हट के कहाँ पे आप इस टाइम पे जो है वो काम कर रहे हैं? ठीक है सर। फायर एंड सेफ्टी के लिहाज से जी हमने इस चीज को डेफिनेटली बदल रखा है। वी हैव स्पोकन टू अ फ्यू इंटरनेशनल पार्टीज जो कि ऑलरेडी इस पे प्रोजेक्ट पे काम करती हैं बाहर। उसमें टेक्नोलॉजी है ना, वो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी तो हमारे पास मौजूद ही नहीं है। हमें नई टेक्नोलॉजी को लेकर आना पड़ेगा और हमें अपनी फायर एंड सेफ्टी के यूनिट एक विद इन CBD बनाना पड़ेगा ताकि हम इमीडिएट रिस्पॉन्स उसको पूरा कर सकें। उसके रेस्क्यू नहीं करेगा वो, आप अलग से कोई अपना लेके आएंगे पार्टी, वो रेस्क्यू के पास नहीं होगा उसके इख्तियार, ये कहना चाहते हैं? नहीं सर, वो रेस्क्यू के साथ भी होगा सर, हमारी अपनी भी होगी और रेस्क्यू 112 के साथ भी हमने ऑलरेडी 1-2 मीटिंग्स उनके साथ भी किए। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमने भी उनको ब्रीफ किया हुआ है कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से इंप्रूव करेंगे टू केटर टू, खुदा ना करे सच हैजर्डस एक्टिविटी को होती है तो कैसे वो केटर कर सकते हैं। मीनवाइल हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा अपना फायर सेफ्टी का यूनिट पूरा विद इन CBD भी मौजूद होगा। उसमें हम जो टेक्नोलॉजी यूज करना चाह रहे हैं सर, वो टेक्नोलॉजी वेरी करती है फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स, नॉट जस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी जो कि एक्सटर्नली उसको मैनेज करेगी, बल्कि इंटरनली भी जो फायर एंड सेफ्टी सिस्टम लगता है, खुदा ना करे किसी जगह पर किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो वो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू वेर इट बी वाटर्स और अदर केमिकल फायर को वो एक्सटिंग्विश कर सकती है फौरन से पेशतर। तो दीज आर ऑल द एस्पेक्ट्स दैट आर बीइंग कंसिडर्ड। हमारी 2 इंटरनेशनल पार्टीज हैं जिनसे बात चल रही है अभी कि हम यहाँ पर जो एक्टिविटीज प्लान करने जा रहे हैं उसमें हम रेस्क्यू और सेफ्टी को किस तरीके से मद्देनजर रख सकें।
दूसरा सवाल सर आपका ये था कि आप लाहौर के अलावा की बात कर रहे थे, तो अभी रिसेंटली बिकॉज ऑफ द सर्टेन सक्सेसेस दैट वी हैव बीन एबल टू अचीव, हमारी जुरिस्डिक्शन जो है ना वो लाहौर से बढ़ा के पंजाब कर दी गई। पहले हम लोग लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी थे, अब हमें पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का टाइटल मिल गया है। उसके तहत हम ऑलरेडी इस वक्त जो है ना कुछ अदर एरियाज हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं, जिनमें से एक फैसलाबाद इस वक्त प्रायोरिटी के ऊपर है। फैसलाबाद में एक अथॉरिटी है, उनके साथ हमारी बात चल रही है और हम इंशाल्लाह बहुत जल्द इसमें कुछ अचीवमेंट्स आपको लाकर दिखाएंगे। दूसरे एक दो एरियाज हैं जहां पर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, जहां पे हम लोकल अथॉरिटीज और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करके हम एरियाज आइडेंटिफाई करें, और जरूरी नहीं है कि वहां पर हम हाई राइज डेवलपमेंट ही करें। एनी एक्टिविटी विच कैन ब्रिंग रेवेन्यू टू द प्रोविंस कैन बी डन देयर। अब अगर आप बात करते हैं दूसरी एक्टिविटीज क्या हो सकती है, तो उसमें स्पोर्ट्स भी है सर। आप ऐसी जगह पर फॉर एग्जांपल शाहपुर जो कि हब है, जो कि फेमस है इंटरनेशनली फॉर फुटबॉल एंड अदर एक्सेसरीज, वहां पर भी आप स्पोर्ट्स के लिए, और एयरपोर्ट भी मौजूद है उनके पास, इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बनाए जा सकते हैं वहां पर, इस तरह की एक्टिविटीज हो सकती है वहां पर। फिर अगर आपके पास कोई टूरिस्ट एरियाज मौजूद है जहां पर आप इंकरेज कर सकते हैं कि वहां पर लोकल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट आए, वहां पर आप उस जगह पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। So the activities vary from location to location and what sort of facilities are available over there. ठीक है। हर जगह पे हाई राइज डेवलपमेंट ही सिर्फ एक ऑप्शन नहीं होता सर। तो लाहौर में भी बता दीजिएगा कि जब इतना खूबसूरत शहर के अंदर एक शहर आबाद करेंगे आप, तो वो भी तफरीह के लिए भी वहाँ पे कुछ आप मौका देंगे, जो लोग बाहर से आते हैं उनको भी पता लगे कि इंटरनेशनल स्टाइल में लाहौर के अंदर भी कुछ बना है। ओवरसीज पाकिस्तानीज की भी बात कर रही थी, उनके लिए भी लोग अपनी फैमिलीज और बच्चों को ले जाके भी दिखा सके ना ये बिल्डिंग, या ये सिर्फ वो कमर्शियल हब होगा जिसमें नो गो एरिया होगा, एक आम आदमी वहाँ एंटर नहीं हो सकता, उसको ID कार्ड देना पड़ेगा, या वहाँ पे लोगों के लिए कोई पिकनिक के लिए भी कोई मामला आप उधर आइडेंटिफाई करेंगे उस जगह पे? सर जैसे कि मैंने पहले बताया, जो बाहर पाकिस्तान वाला एरिया तकरीबन 60% ग्रीन छोड़ा गया सर। वहां पर एक एग्जिस्टिंग एक मॉन्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक वहां पर एक स्ट्रक्चर मौजूद है, तो आई थिंक वो पिछले कोई 15-20 साल से मौजूद है। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जब उस एरिया पे डेवलपमेंट का काम शुरू होगा, सबसे पहले हमने उस मॉन्यूमेंट को कंप्लीट करना है। उस मॉन्यूमेंट के अंदर हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम बना रहे हैं, एक लाइब्रेरी बना रहे, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज उस ग्रीन बेल्ट के अंदर जो 60% में छोड़ी है उसमें रिक्रिएशनल फैसिलिटीज होगी, जहां पर आम आदमी, एक आम शहरी अपनी फैमिली के साथ वहां पर आ सकता है। वहां पर उसके अलावा हमने जो वाटर वाली साइड है वहां पर भी हमने म्यूजियम रखे हुए, मॉस्क की प्रोविजन दी हुई है वहां पर। और हम सिर्फ ये नहीं कि लोकल जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको वहां पर केटर करें, बल्कि हम चाह रहे हैं यहाँ पर के अदर देन लाहौर के जो लोग हैं और इंटरनेशनल जो आते हैं, यहाँ पे सयाह आते हैं, वो भी यहाँ पर आए और उनको भी तफरीह का मौका यहाँ पे मिलेगा। तो उमर साहब, अली शराज ने भी इस बारे में बात की थी कि अभी कैन यू जस्ट ब्रीफ अस कि अभी तक क्या क्या हो गया है और अब आगे जो है फ्यूचर प्लान्स में, शॉर्ट टर्म प्लान्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के अंदर मतलब टाइमलाइंस क्या है आपके सामने? अभी जो एग्जिस्टिंग हम काम कर रहे हैं ना सर, वो 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चल रहे हैं वहाँ पर। एक तो रोड का कलमा चौक का, तो आपको पता ही है सर, कलमा चौक पे इस वक्त अंडरपास को रीडू किया जा रहा है, 2 एग्जिस्टिंग टनल्स को एक्सटेंशन की जा रही है और 2 नई बनाई जा रही है। एक CBD के अंदर जाएगी और एक जो है ना अलीजेब रोड पे अनइंटरप्टेड सिग्नल के साथ वहां से निकल जाएगी। उस पर इस वक्त काम चल रहा है। उसकी हमारे पास जो फ्लो की ओपनिंग की डेडलाइन है वो फरवरी का एंड है। इंशाल्लाह हम ट्रैफिक के लिए 100% में खोल देंगे, बाकी साथ साथ काम चलता रहेगा। जो रेन वाटर को हार्वेस्टिंग के लिए हमने वहाँ पे सेंट मेरीज पार्क के जो सामने आता है हमारे CBD के, उसमें हम वाटर टैंक्स पर की फैसिलिटी बनाए, लेकिन पानी का जब भी पानी यहाँ पर बारिश का पानी हो वो वहाँ पर स्टोर किया जाए, उसको रीयूज किया जाए। दैट इज वन ओनली। अब इसके साथ और भी बहुत सारे टैंक्स बनने हैं। फिर जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इनसाइड द CBD फेज 1 का, उस पर काम चल रहा है। हमने रोड्स की लेयर वहाँ पे बिछा दी हुई है, 7 लेयर्स तक बिछ गई है। अभी हम वेट कर रहे हैं कि जो हमारा पार्किंग प्लाजा विच इज द 4th प्रोजेक्ट, पार्किंग प्लाजा हमने इस तरह डिजाइन किया है कि उसमें जो 2 बेसमेंट्स है वो रोड के नीचे आएंगी ताकि मैक्सिमम पॉसिबल गाड़ियां वहां पर पार्क करी जा सके। तो वो जो है ग्राउंड लेवल पे आ गई हुई है। उसकी जो शटरिंग है सेकंड बेसमेंट की रूफ टॉप की वो कंप्लीट है, इंशाल्लाह कुछ दिनों में पोरिंग हो जाएगी। वंस द पोरिंग इज डन, अंदर का फेज 1 का जो रोड है ना वो कंप्लीट होने में अनदर आई थिंक 1.5 months और लगेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अलावा जी हम कुछ नए प्रोजेक्ट, हाँ प्लीज आप बताएं जो नए प्रोजेक्ट्स आप बता रहे हैं। जी, नए प्रोजेक्ट्स में सर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम मार्केट में लेकर आना चाह रहे हैं, जिसकी वर्किंग चल रही है। उसमें से एक प्रोजेक्ट सीरियस के नाम से है,
सीरियस हमने ड्राइव किया है, नेम फ्रॉम द गैलेक्सी सीरियस। ये 750 टॉल टावर होगा जो सीबीडी खुद बिल्ड करेगा इसको। ये जाएगा एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के ऊपर, जिसमें आम आदमी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके अंदर मिक्स यूज हम उसको देंगे ताकि इसमें कमर्शियल एस्पेक्ट भी हो, रेजिडेंशियल एस्पेक्ट भी हो, ऑफिशियल एस्पेक्ट भी हो, ये सारे एस्पेक्ट इसमें शामिल होंगे। हम एक रिटेल एरिया लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका हमने नाम रनवे दिया है। रनवे जो है ना वो बेस हमने ड्राइव किया है बिकॉज ऑफ द प्रीवियस वॉल्टन एयरपोर्ट के रनवे से, जहां पर हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ब्रांड्स को इंकरेज कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आके अपनी आउटलेट्स को खोलें। हमारा एक मेडिकल फैसिलिटी का पे हम काम कर रहे हैं जिसकी आरएफपी हम सून लॉन्च कर देंगे। उसका नाम हमने सानू दिया है, सानू बीइंग मेडिकल टर्म है, उससे हमने ड्राइव किया है। और ये मेडिकल फैसिलिटी जो है ना सिर्फ हॉस्पिटल होगा बल्कि यहाँ पर एक मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट भी साथ होगा इसके। ठीक है जाने से पहले मेरे 2 सवाल हैं। जी बिल्कुल। उमर साहब ये बताएं कि जो अभी ऑक्शन हुई थी, जो नीलामी हो गई, इनको इनके एनओसी का क्या मतलब मोटे तौर पे प्रोसीजर होगा? मतलब क्या होगा? और दूसरा ये कि इनको कब पोजीशन मिलेगा कि ये अभी जो है वो अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते होंगे और कोई प्रोजेक्ट वहाँ पे बना सकते होंगे? इस वजह से जो हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन, हमारे बायलॉज है ना, वो ये कहते हैं कि आप सर्टेन परसेंटेज ऑफ पेमेंट और अपनी जो प्लान्स हैं, आर्किटेक्चरल प्लान्स हैं, वो हमसे अप्रूव कराएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर इसको सेल्स और मार्केटिंग में लेके जा सकते हैं और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। पोजेशन ऑफ द लैंड विल ओनली बी गिवन जब 100% पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द अथॉरिटी। बिफोर दैट द लैंड विल बी इन द नेम ऑफ सीबीडी पंजाब। तो अभी हमारे पास जो हमारे 8-10 डेवलपर्स हैं, उनमें से 2 ने हमें जो इनिशियल ड्राइंग्स हैं वो सबमिट करा दी हुई है। क्योंकि ये हाई राइज बिल्डिंग है ना जी, इस पे जो एक्सपर्टीज इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर है वो इंटरनेशनली रिक्वायर्ड होती है। हमारे जो पाकिस्तानी आर्किटेक्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, बट वो भी साथ कोलैबोरेशन करते हैं कुछ इंटरनेशनल एंटिटीज के साथ। तो दैट्स व्हाई द आर्किटेक्चरल प्लान टेक्स अ लिटिल टाइम। अब क्योंकि आप हाई राइज के ऊपर जा रहे हैं, आपको एक्सपर्टीज चाहिए इसके अंदर आर्किटेक्चरली भी, ताकि आप किसी किस्म का लूपहोल ना छोड़े इन टर्म्स ऑफ डिजाइन एलिमेंट, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट। सो दैट इज वाई अभी इनिशियल प्राइस 2 की आ गई और बाकी इंशाल्लाह ताला आगे इन प्रोसेस है कि आने जाएंगी वो। ठीक है मोहम्मद उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपकी गुफ्तगू का। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमर्शियल पंजाब हमारे साथ मौजूद थे। और शहरियार, आपके ख्याल में, और अली आपके ख्याल में, पहले शहरियार से मैं पूछूंगी कि ये प्रोजेक्ट जो शुरू होने जा रहा है, और जैसे कि अली भी बात कर रहे थे कि बिल्कुल लाहौर के अंदर जहाँ ट्रैफिक का दबाव और मसाइल हैं, कितना आपको लगता है कि फायदेमंद होगा? मेरा जो वो बातें बता रहे हैं, मेरा जो मेन कंसर्न है ना, देखें सीबीडी डिफरेंट शहरों के अंदर हैं, बाहर भी हैं, ज्यादातर सेंटर ऑफ द शहर ही होते हैं, ईज ऑफ एक्सेस होती है, बट उसके साथ साथ आपके शहर ऐसे डिजाइन हुए हुए होते हैं कि उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है जहाँ पे ट्रैफिक भी रवानगी से आ सकती है, सीवरेज के निज़ाम भी ठीक होते हैं। तो मेरा मतलब वैसे अगर वो चीजें प्रोवाइडेड हो तो इसको मेरे ख्याल में लोकेशन का इशू नहीं होना चाहिए। इट्स अ गुड बेटर थिंग। दूसरी मेरा जो कंसर्न है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, मेरा जो कंसर्न है वो बिजनेस से रिलेटेड है कि जहाँ पे गुलबर्ग जो आपका मेन कमर्शियल एरिया, जहाँ पे पूरे के पूरे गुलबर्ग को उन्होंने जो है ना वो कमर्शियल कर दिया हुआ है, और वहाँ पे जो भी हाई राइज बनती है उसके अंदर अभी भी वो अंडर यूटिलाइज्ड है। बिल्कुल। तो अभी उसी के साथ एक और इतनी बड़ी जगह बना देना जो आप फिर कमर्शियल और मिक्स्ड यूज के लिए करें, तो या इकोनॉमी को ठीक करें या इसी तरह के पैसे को जो सारे इसमें अगर वो लगाना चाहते हैं उसी को बेहतर यूटिलाइज करें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो करंटली भी चल रहे हैं। अली, तो इसमें ना थोड़ा सा लोगों का रुझान की भी जरूरत होती है, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान में लोगों का रुझान है ना वो बुलंद इमारतों का है, हाई राइजेस की तरफ सिवाय कराची के। तो आप किसी बड़े मार्ट में भी चले जाए तो आप पहले 2-3 फ्लोर के बाद थक जाते हैं, फिर आप कहीं कहते हैं ऊपर कौन जाएगा। अभी हम लोगों को ना यूटिलाइज करने का हमारी कैपेसिटी भी नहीं है इन चीजों को। दूसरी चीज है कि ये जो हब है ना, कमर्शियल हब, ये जिस जगह पे बनाया गया है, ये वॉल्टन एयरपोर्ट का एरिया था सारा, और इसके सराउंडिंग में तमाम बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी हुई हैं, जिसमें आपका फिरोजपुर रोड पूरा कमर्शियल है, आपका गुलबर्ग पूरा कमर्शियल है। उसके नीचे का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना है ना वो उनकी कैपेसिटी के मुताबिक है नहीं।
अब इन्होंने भी जो नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है वो इतनी सी छोटी सी जगह के अंदर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सकता कि वो तमाम बिल्डिंग्स की कैपेसिटी को यूटिलाइज करके तो बाहर आप किसी नाले तक उसको पहुंचा सके। ऐसे ही है। उसके अंदर बहुत सारे खला पैदा होंगे, क्योंकि जितनी वहां पे आबादी आएगी, जिस तरह ये लंबाई की तरफ आप इसको लेके जाते हैं, आपकी लोगों की खपत बढ़ती जाती है। उसको आपको कंज्यूम करने के लिए नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा चाहिए कि आपको पूरा गुलबर्ग भी अगर नीचे से खोद के उसको टनल बोरिंग के जरिए उसको आप फुल करते तो शायद ये पूरा हो पाता। तो ये जब इनकी टेक्नोलॉजी आएगी फिर पता लगेगा, क्योंकि ये सारा नशीबी इलाका है। पहले गुलबर्ग का एल ब्लॉक जहाँ पे नर्सरियां थी, बारिश होती थी सारा डूब जाता था। इसी तरह आप वाल्टन वाली साइड पे चले जाएं, जब भी बारिश होती थी वो सारा डूब जाता था। मतलब वहां पे गाड़ी चलना मुश्किल हो जाती थी, इतना पानी खड़ा हो जाता था। अब अगर ये स्ट्रक्चर इन्होंने अपना बनाएंगे तो वहां पर ओवरफ्लो हो जाएगा सारा। मतलब एरिया थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, ज्यादा इनको बढ़ाना चाहिए था। उन इलाकों को भी बीच में शामिल करना चाहिए था जहां से ये सारा स्ट्रक्चर नीचे से होता हुआ जाएगा, ताकि उन लोगों को भी बाद में मुश्किल ना हो। अगर ये जो स्ट्रक्चर ये बनाएंगे, बॉल्टन पहले डूबता था, अगर ये स्ट्रक्चर बनने के बाद बॉल्टन का जो रिहायशी इलाका है वो डूब जाता है, जो पुराना इलाका है, तो फिर वो ज्यादा मुश्किल होगी। इसी तरह गुलबर्ग एल ब्लॉक का भी इलाका है जहाँ पे हमेशा पानी खड़ा रहे, डेढ़ दिन पानी वहां खड़ा रहता था। तो अगर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से चेंज नहीं होगा, सिर्फ अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा, तो मुश्किल दोनों को होगी। बिल्कुल। वो कह रहे थे कि वो हदियारा तक लेके जाएंगे अपना वो तो जो है, लेकिन ड्रेन तो अडयाला ड्रेन तक ही जाके वो गिरना है। वो तो लेकिन वो जिन रस्तों से गुजरता हुआ जाना है, अडयाला ड्रेन में भी इतनी कैपेसिटी है कि वो इन चीजों को यूटिलाइज चलिए, बहरहाल ये तो हमारे सवालात हैं जो कि आने वाले वक्त में जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो इसके जवाब मिल जाएं। आपका शहरियार बहुत शुक्रिया अली, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से हमें इजाजत दें, अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे प्रॉपर्टी प्लस से। अल्लाह हाफिज।